होम बेस वर्कर्स की वैसे तो अगर देखा जाए तो डेफिनेशंस जो है वो पर्टिकुलरली C177 में और ख़ुद हमारे जो लॉ है उसमें कर दी गई है कि वो वर्कर जो अपने घर में या फिर अपनी पसंद की जगह पे या अपनी मर्ज़ी की जगह पे बैठ के मार्केट के लिए प्रोड्यूस करती हैं और उसकी नतीजे में उनको जो वेजेस मिलते हैं वो होम बेस वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। और उसके अंदर दो तरह के कैटेगरीज हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, दूसरा पीस रेट है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड आपको अफ्रीका और बाकी जगहों पर ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन होम बेस वर्कर्स जो है वो पाकिस्तान और साउथ एशिया में जो है उनके नंबर्स जो है वो ज़्यादा हैं। और होम बेस ये जो पीस रेट वर्कर्स हैं वो ये हैं कि कोई भी मिडल मैन उनके पास आता है, वो कोई भी हो सकता है, मिडल मैन भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, कोई जमादार, पल्लेदार, मतलब ये बहुत सारे अलग अलग नाम हैं कैटेगरीज़ के कि जो उनको काम प्रोवाइड करते हैं 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या 15 दिन बाद जो है वो काम उनसे लेते हैं और वो करके देते हैं। तो ये कैटेगरीज जो हैं वो इस होम बेस वर्कर्स की डेफिनेशन में आती हैं। बहुत सारे हैं। एक तो ये है कि इनको रिकग्नाइज़ नहीं किया गया एज अ लेबर अभी भी, सिवाय सिंध के, लेकिन बाकी सूबों में अभी भी ये नहीं हुआ है। तो पहली तो बात है शनाख्त की। उसके बाद फिर और सारे इशूज़ से लिंक होते हैं, क्योंकि आप एज अ लेबर कंसिडर नहीं हो रहे हैं तो नेचुरली आपको ना मिनिमम वेज मिलेगा, ना आप सोशल सिक्योरिटी के अंदर होंगे, ना कोई और बेनिफिट आपको जो लॉ में एज अ वर्कर को मिलने चाहिए वो होंगे। तो इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो इसमें आ जाती हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके अंदर जो ख़वातीन और बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, जो लोवेस्ट पेड आप जिसको कह सकते हैं, या आप कह रहे हैं कि जैसे हम अक्सर यूज़ करते हैं ना कि रिज़र्व आर्मी के तौर पे हमेशा वर्कर में औरतों को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन होम बेस्ड सेक्टर ऐसा है कि या दूसरे जो इनफॉर्मल सेक्टर वो ऐसे हैं कि आपको इंडिविजुअल लोगों के पास जाना पड़ता है। यहाँ पे मतलब जो कलेक्टिव काम था अब वो इंडिविजुअल हो गया है पूरा का पूरा। और ये इकनॉमी का पार्ट है एक तरह से देखा जाए कि इकनॉमी किस तरीके से जो है वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रही है और किस तरीके से जो है वो वर्कर जो है वो सेपरेट होता जा रहा है अपने उस पूरे स्ट्रगल के। इस पर हमने जब मूवमेंट शुरू की थी तो इसको एज अ जेंडर इशू के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन हमने इसको एज अ क्लास इशू उठाया कि सिर्फ इसमें औरतें इस साल का शिकार नहीं है, मतलब है उनके साथ भी है, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है उनकी, लेकिन मर्द भी जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी यही कुछ हो रहा है। तो इसलिए अगर जब तक हम क्लास इशू को नहीं उठाएंगे, एज अ क्लास इशू इस पूरे सब्जेक्ट को नहीं उठाएंगे, तब तक इनका इशू सॉल्व नहीं होगा। और उसमें हम कामयाब रहे, इसलिए सिंध जो है वो लीड कर गया उन सारे इशू के अंदर कि इन वर्कर्स को जो है वो इनके लॉ बनने चाहिए और उनके लिए फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मिनिमम वेज पे, सोशल सिक्योरिटी पे, उस पर काम होने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने चीज़ों को मूवमेंट के तौर पर इसको देखा है। जब भी कोई इनकलाब लाना हो या फिर आपको जो है वो सोशल चेंज लाना है तो उसमें एक औरत जो है वो एक मेन पार्ट प्ले करती है, और जब तक औरत ना हो उसके अंदर वो मूवमेंट कभी कामयाब भी नहीं होती या सस्टेनेबल नहीं होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है औरत। और अक्सर ये भी हम कहते हैं कि जहाँ पे अगर आपको डेवलपमेंट देखनी है अगर किसी भी मुल्क की, तो उसमें औरतों के राइट्स को देख लें आप, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बड़ी बड़ी औरतों की कामयाबी हैं। आप लेडी हेल्थ वर्कर्स को ले लें, निकली तो अपने सर्विस स्ट्रक्चर को लेकर वापस गई। होम बेस वर्कर्स रोड पे आई तो अपना लॉ बनवा के चली गई। इसी तरीके से जो बल्दिया फैक्ट्री फायर जो हुआ था उसमें आप देख लें कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जितने भी डेमोस्ट्रेशंस हुई हैं, उसके अंदर औरतें नुमायाँ थीं। तो इसका मतलब है कि मैंने जो मूवमेंट देखी है उसमें औरतों का रोल तो मैंने बहुत बड़ा देखा है। और औरतों के बारे में हम ये भी कहते हैं कि औरत जो है वो करप्ट नहीं होती उस तरीके से, वो जो इशू को लेकर उठती है वो सबके लिए लेकर चलती है। तो ये मेरा ईमान का भी हिस्सा है कि जब औरत किसी मूवमेंट में शामिल होती है तो वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चलती है। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि औरतें उतनी तेज़ी से अब आगे आ रही हैं। वैसे अगर ओवरऑल अगर आप मुझसे बात पूछें कि ट्रेड यूनियन में कितनी पार्टिसिपेशन है, तो वो यार परसेंटेज तो बहुत कम है उसकी। जितनी ख़वातीन ट्रेड यूनियन है या जितनी मुनज़्ज़म है उन सबको इसका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। जितनी इशूज़ अब हो रहे हैं और वर्कर्स की सिचुएशन बहुत बुरे से बुरी होती चली जा रही है। इवन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं हैं, औरतें हरसमेंट का शिकार हैं, और हरसमेंट वर्बल भी है, फिजिकल भी है, सेक्शुअल भी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको अब बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब इनफरादी लड़ाई सब कुछ नहीं होगा अब जब तक जॉइंट हम स्ट्रगल की तरफ ना जाएं, क्योंकि वाहिद हल यही है कि मुश्तरका जिद्दोजहद, और मुश्तरका जिद्दोजहद से ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे हमने जब काम शुरू किया था तो मैंने आपको कहा कि जैसे फैक्ट्री में तो आपको एक साथ मजदूर मिल जाता है, लेकिन होम बेस में आपको घर घर जाना पड़ता है। उस दौरान हमें बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ी थी। उस दौरान हमें ये भी सुनने को मिला कि आप जो है मुशर्रफ का काम कर रहे हैं, यहूदी लॉबिंग का काम कर रहे हैं, ये औरतों को बेच देंगी जाके, इनकी प्रोग्राम में ना जाएं। लेकिन जब हमने उनसे डिस्कशन शुरू की, स्टडी सर्कल जो मैं कह रही हूँ कि स्टडी सर्कल हमने एरियाज़ में जो किए थे,
तो कुछ औरतें उनमें से इस तरह की थी कि जिन्होंने समझा कि यार ये तो हमारी ही बातें हो रही हैं, हमारी हुकूक की बात हो रही है और हमारे ही लिए लड़ा जा रहा है, तो क्यों ना हम शामिल हुए इसमें। तो जब इस तरह से शामिल होने लगी तो फिर हमारा काम बहुत ईजी हो गया, क्योंकि फिर हमें नहीं लड़ना पड़ रहा था। अब वो ख़वातीन जो नीचे तैयार हो गई थी वो फिर बात कर रही थी। पैगाम तो सिंपल ये है कि हम ऐसा समाज चाहते हैं कि जहाँ फ़र्द के हाथ फ़र्द का इस्तेसाल ना हो, और वो तभी मुमकिन होगा जब औरतें जिद्दोजहद में शामिल होगी और मर्दों के शाना बशाना खड़ी होगी।